एक तो पूस की रात में कड़ाके की ठंड हो, उस पर तूफान के साथ तेज बारिश हो रही हो। कल्पना कीजिए जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आजकल उत्तर भारत में मौसम का यही हाल है। जानकार इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ बता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण और इससे पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे। तो देखिए कि आज का जो टॉपिक है हमारा, जाड़ों की वर्षा और पश्चिमी विक्षोभ। अभी आप देख रहे होंगे हाल ही में दिल्ली में क्या हुआ है, और उसके दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि अभी बारिश तेजी से होने लगी है, तूफान भी चलने लगा। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा और आजकल भी हो ही रहा है। तो आईएमडी जो है विभाग, उसने कहा है कि शीत ऋतु में हुई अचानक इस बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। अगर न्यूज़पेपर की कटिंग पर भी आप ध्यान देंगे तो न्यूज़पेपर की कटिंग भी यही कह रही है कि यह जो ठंड पड़ रही है, यह जो अचानक से बारिश जनवरी के मौसम में हुआ है, इसका कारण जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया जा रहा है। साथ ही पेपर की कटिंग पे आपको एक और बात देखनी है, एयर क्वालिटी इम्प्रूव टू सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी। यह जो पश्चिमी विक्षोभ आया है, तो आप जानते हैं दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वह बहुत ही खराब हालत तक पहुंच जाती है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाने के कारण से जो एयर क्वालिटी है उसमें भी सुधार देखा जा रहा है। तो इसी टॉपिक पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ है क्या। देखिए, जैसे कि नाम से ही अगर आप मोटा मोटी समझें, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी का मतलब है कि जो पश्चिम दिशा से आता होगा, इसका संबंध कहीं ना कहीं पश्चिम से होगा, वेस्टर्न से होगा। और डिस्टर्बेंस का मतलब हुआ कुछ तो है जो व्यवस्था में बदलाव आया है। तो जरा इसको आप देख लेते हैं। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य रेखा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली बाह्य उष्णकटिबंधीय आंधी है। यानी कि सबसे पहले इसे समझ लेना है कि यह जो है यह एक तूफान है। और कहाँ यह उत्पन्न होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। यानी कि इधर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट से और पीछे की तरफ, अभी हम आपको और मैप से दिखाएंगे। और यहाँ से ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, यहाँ से ये हवा नमी लेते हुए जो भारतीय क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें प्रवेश करती है, हिमालय से टकराती है और फिर यहाँ तेज बारिश करवाती है। इस पर अभी हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। यह जाड़ों में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भागों में अकस्मात बरसात कराती है। यानी कि यह जो पश्चिम का हिस्सा है भारत का, ठीक है, और यह उत्तर का हिस्सा है, इस हिस्से में तेजी से तूफान भी आता है, बारिश भी होती है। इसके अलावा और भी, जैसे पाकिस्तान में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, यहाँ भी मौसम का यही हाल हो जाता है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जाड़े के महीने में। देखिए, यह एक गैर मानसूनी वर्षा, आप ये तो जानते होंगे कि मानसून का मौसम बरसात का मौसम होता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के वजह से होता क्या है कि मानसून का मौसम नहीं रहने के बावजूद भी तूफान तेज आता है, बारिश तेज से होती है और फिर कड़ाके की ठंड भी पड़ती है, पछुआ पवन चलने लगती है, जिससे ऐसा होता है। चलिए अब इसको जरा समझ लेते हैं डिटेल से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इसका निर्माण होता क्या है, कैसे है, यह पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या होता है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में भूमध्य सागर में जन्म लेता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है, यह अगर भूमध्य सागर का एरिया है, यहाँ पे इसकी उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, हाई प्रेशर राइज होता है, तो एयर क्या होता है, यह हल्का होकर ऊपर की तरफ निकलने लग जाता है। यहाँ देखिए, यूरोप और आसपास के क्षेत्र में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय परिसंचरण के फलस्वरूप ऊपरी वायुमंडल में चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सारा प्रोसेस है, जिस कारण अशांत हवाएं कम दबाव वाले पूर्वी क्षेत्र की ओर, दिशा की ओर बढ़ना शुरू करती है। चलिए अब इस प्रोसेस को जरा आप समझ लीजिए। यहाँ वायु ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। अब यहाँ से यह वायु जो है इस क्षेत्र से, यहाँ पर आप देखेंगे कई सी है, जैसे भूमध्य सागर हो गया, ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, यहाँ अरब सागर हो गया। तो यह जो है हवा का दबाव जो है, अब निम्न दबाव क्षेत्र जिधर है उधर हवा बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि यह पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रही है हवा। आप देख रहे होंगे यह हवा ऐसे यहाँ से उत्पन्न ऊपर उठ रही है हल्की होके, और यह हवा जो है यह पूरब की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और पूरब की तरफ बढ़ते क्रम में होता क्या है कि यह जो सागर है, भूमध्य सागर हो गया, यहाँ अरब सागर इसके रास्ते में पड़ेगी, या कैस्पियन सागर हो गया, यहाँ से यह हवा अपने साथ नमी भी लेकर के चलती है, और नमी लेने के साथ यहाँ क्रॉस करते रहती है, और ईरान हो गया, यहाँ अफगानिस्तान हो गया, इराक हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर से होते हुए यह भारतीय हिस्से में यहाँ पर आ जाती है, भारत के हिस्से में आती है। और जैसे ही भारतीय हिस्से में आएगी, आप जानते हैं इस एरिया में हिमालय है, तो यह हवा क्या होगी, हिमालय से आकर के टकरा जाएगी,
ठीक है। अब यह हवा जब हिमालय से टकराएगी तो आपको ध्यान रखना है इसमें नमी ऑलरेडी है इस हवा में। यह दाब जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के प्रभाव से भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर से नमी लेते हुए मध्य पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया भी है। तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ भारतीय महाद्वीप में यह प्रवेश कर रही है। जैसा आप देख रहे होंगे कि यह भूमध्य सागर से यह चल रही है, इसकी शुरुआत होती है, आगे बढ़ते हुए कैस्पियन सी होते हुए यहाँ से ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए यह भारतीय उपमहाद्वीप में आकर आती है यहाँ पर, और यहाँ पर यह फिर जो है हिमालय से टकरा करके तेज बारिश करती है। चूंकि नमी यहाँ है और हिमालय के क्षेत्र में आप जानते हैं जो जनवरी का महीना होता है वैसे भी यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का यहाँ का हाल है, जो पश्चिम और उत्तर क्षेत्र है भारत का वहाँ, तो टेम्परेचर ऑलरेडी कम हुआ। यहाँ से जो हवा चली है उसमें नमी है, जाकर के टकराई है, और फिर इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर बारिश भी होती है जो मैदानी भाग है वहाँ, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी भी इसी के वजह से होती है। इस प्रोसेस को समझ लेना है। अधिक ऊंचाई और नमी युक्त तेज हवाओं के साथ हिमालय से टकरा जाता है और इसकी नमी बारिश और बर्फबारी में बदल जाती है। यह पूरा प्रोसेस है इसका कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है यह फेनोमेना होता कैसे है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है जनजीवन पर, मानव जीवन पर, या खास करके भारत के संदर्भ में हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में जब हिमालय से टकराती है, जाड़े के महीना में जब वर्षा करती है या पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी करती है, तो यह जो है आप समझ सकते हैं कि अनचाहा बरसात है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मानसून के मौसम नहीं है लेकिन बारिश हो रही है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा मौसम पर, जनजीवन पर, इसे देख लीजिए। देखिए जो निचले क्षेत्र होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के, वहां पे क्या होगा, हल्की से भारी बारिश तक हो सकती है, जैसा कि अभी आपने 2-3 दिन पहले अभी बीते रविवार को आपने देखा ही। अब भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब यहाँ समझ लीजिए कि यह नेपाल का भी यही हालत होता है, पाकिस्तान का उत्तरी जो और पश्चिमी हिस्सा होता है वहाँ भी, अफगानिस्तान में भी, और यहाँ पर आप इसे समझ लीजिए कि जैसे मैंने बताया हिमालय, यहाँ पे जो ये एयर आता है तो 2 भाग में यह डाइवर्ट हो जाता है यहाँ पे। तो नॉर्थर्न डिवीजन जो होता है यह जाकर के तिब्बत में इसका असर दिखता है आपको, ठीक है, इसका असर तिब्बत में दिखेगा, और यह जो साउथर्न डिवीजन आ जाता है इसका असर जो है भारत के मैदानी भागों में दिखेगा। यहाँ पर ये इंडिया में आकर के इसका असर दिखता है, यहाँ बारिश होगी, यहाँ तूफान आएगा और बर्फबारी भी हो सकती है। आगे चल करके फिर ये दोनों मिलके और फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये उसका पूरा कारण होता है। चलिए इस पे हम आ जाते हैं फिर प्रभाव पे, कि पहाड़ी क्षेत्रों में भारी हिमपात रहती है और आकाश में बादल छाए रहते हैं, जैसा कि अभी आप मौसम में देख भी रहे होंगे। रात में आपको तापमान इसका बढ़ता हुआ नजर आएगा। असमय वर्षा हो सकती है, यानी कि कभी भी वर्षा हो सकती है दिन में, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन यह समझना है कि यह हमेशा ही, पश्चिमी विक्षोभ हमेशा ही हानिकारक नहीं होता है। कुछ मामलों में यह बहुत अच्छा होता है। खास करके आप देखेंगे तो भारत जो है कृषि प्रधान देश है, ठीक है, यहाँ खेती जनजीवन है, खेती से काम चलता है हम लोगों का। तो खास करके ये ठंडे के मौसम में क्या होता है, रबी की फसल होती है, गेहूं की फसल, ठीक है, तो रबी के फसलों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है ये। लेकिन ध्यान रखना है कि एक स्तर तक बारिश रहे, बारिश बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो अगर कम बारिश हो रही है तो रबी के फसलों के लिए बहुत अच्छा होगा। कुहासा भी इससे लगा रहता है, तो इन सब चीज़ों से रबी के फसल को फ़ायदा होता है। गेहूं की पैदावार अच्छी होती है, और अगर गेहूं की पैदावार अच्छी होगी, फसल अच्छा होगा, तो हमारी खाद्य सुरक्षा की जो बात की जाती है वह भी पूरी होगी। देखिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यदि अधिक वर्षा हो गई, ठीक है, तो इस वर्षे की उम्मीद तो नहीं थी ना, लेकिन अधिक वर्षा हुई, फसल नष्ट तो हो ही जाएगी। इसके अलावा यहाँ बाढ़ आ सकता है, और भूस्खलन आप देखते होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में भी भूस्खलन की समस्या अचानक से बहुत बढ़ गई है। हिमस्खलन भी हो सकता है, क्योंकि बर्फबारी भी बहुत तेज होती है, इसको समझना है। गंगा यमुना के मैदानों में इससे कभी कभी ठंडी हवाएं भी चलने लगती है, जैसे कि अभी हो भी रहा है, और घना कुहासा आपको छाया रहेगा खास करके सुबह के समय में, और तकरीबन आप देखेंगे कि दिन के 11-12 बजे तक घना कुहासा कई बार छाया रहता है। नहीं तो अमूमन तो आप देखेंगे कि 10 बजे तक कुहासा आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD यही जो है घोषणा करती है, पूर्वानुमान लगाती है मौसम विभाग का, मौसम के कामों का। इसको जरा समझ लेते हैं कि यह है क्या। देखिए, इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की यह एक
एजेंसी है और यह काम क्या करती है, देखिए यह मौसम संबंधी जानकारी देती है, यानी कि बारिश कब आने वाली है, सूखा का क्या हाल होगा इस साल, ये सब जानकारी ये देती है। साथ ही ये भूकंप के बारे में भी जानकारी देती है, भूकंप विज्ञान की स्टडी करती है कि भूकंप के जो जोन है वो कहाँ कहाँ भूकंप आ सकता है, उसकी तीव्रता कितनी होगी, यह सब जानकारी जो है आईएमडी देती है। और मौसम का पूर्वानुमान भी करके बताती है ये, कि मान लीजिए कोई वायुयान की उड़ान होनी है तो उससे पहले अगर मौसम पूर्वानुमान हमें पता होगा तो उस हिसाब से ही फिर आगे काम किया जाएगा कि बारिश होने वाली है या आकाश साफ रहेगा आसमान। तो इस सब चीज़ की जानकारी, इसकी जिम्मेदारी जो है आईएमडी पे रहता है। ठीक है, अब आज के इस जो वीडियो है इससे संबंधित एक प्रश्न है, और जो प्रश्न है वह मेंस के फॉर्मेट में है आज आपके लिए, और इसका जवाब आपको 250 शब्दों में लिख करके कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्या है, देखिए, पश्चिमी विक्षोभ से आप क्या समझते हैं, यह इसका कीवर्ड है, इस पे ध्यान देना है, जिसकी चर्चा अभी हमने की भी है। भारतीय मौसम प्रणालियों पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। यह आपको 250 वर्ड में लिखकर कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस टॉपिक पे हमने जितनी भी बातें की है वो आपके पठन पाठन को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगी। जल्दी हम किसी दूसरे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।